आज हम एक बार फिर गोपाल कृष्ण गोखले को शुरू कर रहे हैं, यानी शुरुआत जो डेली होती है नई तरीके से शुरुआत की बात कर रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले की जब हमने चर्चा की थी पहले, गोपाल कृष्ण गोखले की चर्चा करने में मैंने आपको बताए थे इनके जो मुख्य प्रश्न आते हैं, मुख्य जो जानकारियां हैं या इनके मुख्य जो कार्य हैं उन कार्यों के बारे में। उसमें से जो सबसे प्रमुख जो कार्य था वो था रेलवे आयोग। ठीक है, उस रेलवे आयोग के बारे में चर्चा करने से हमारी जो जानकारी है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, वो जानकारी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने जो कार्य किए हैं वो 3 कार्य हैं, मुख्यतः प्रशासनिक, संवैधानिक एक साथ ही है, और फिर उसके बाद है आर्थिक, और तीसरा उनका वसीयतनामा, और चौथा उनका है सार्वजनिक सभा। आज के वीडियो में हम देखेंगे रेलवे आयोग, हॉब हाउस आयोग, हॉब हाउस आयोग। थर्ड जो देखेंगे वो है राजनीतिक वसीयतनामा, वसीयतनामा, और चौथा है भारत सेवक संघ। ठीक है, भारत सेवक संघ। तो एक एक करके हम चलते हैं चर्चा में। रेलवे आयोग, ठीक है। जो मोस्ट बातें वो देखें आप, इसका जो दूसरा नाम है वो देखें। कई बार इसके नाम से भी आ जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि दूसरे नाम से भी हमें पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है या वो व्यक्ति क्या कार्य करता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है रॉयल कमीशन ऑन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर्स, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब आगे चले। जो इसका जो प्रयास किया गया था या किसने इसको प्रारंभ करने की बात की थी, या इसकी सिफारिश किसने की थी, या किसने अंग्रेजों को ऐसा करने के लिए कहा या उनके द्वारा ये प्रयास किया गया, तो हम बात करें उस व्यक्ति की। ठीक है, या इस तरह का जो सजेशन देने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी बात करें तो वो व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अध्यक्ष इसके लॉर्ड वेल्बी थे। ठीक है, इसके अन्य सदस्य भी हैं, साथ में उसकी बात करते हैं प्रतिनिधित्व भारतीयों की तरफ से या भारत की तरफ से, इसकी बात करने वाले हैं। देखें अब तो
प्रयास मैंने बताया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी की तरफ से जब प्रयास किया गया तो उस प्रयास के आधार पर अंग्रेजों ने वेलबी आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष बने लॉर्ड वेलबी, यानी नाम मुख्य नाम तो ये था, लेकिन वेलबी के होने की वजह से इसे वेलबी आयोग भी कहा गया। लॉर्ड वेलबी, और इसके सदस्य थे लॉर्ड चमन। लॉर्ड चमन का मतलब ये उपाधि दी जाती थी अंग्रेजों को भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए। लॉर्ड चमन हो, टी.ए. बुकानन, ये इसके मुख्य सदस्य थे। देखें हम इनमें कहीं दादा भाई नौरोजी को भी शामिल माना जाता है, या इनका भी किसी न किसी रूप में योगदान रहा था इस आयोग में। ठीक है, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन खुद किसकी तरफ से गए थे? दक्खन सभा की तरफ से। दक्खन सभा की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए गए। साक्ष्य प्रस्तुत करने गए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारतीय इनके जाने का मेन उद्देश्य क्या था, ये या इनका जाना इतना आवश्यक क्यों था, ये भारतीय यहाँ जाकर क्या प्रस्ताव रखने वाले थे या क्या प्रयास करने वाले थे। तो यहाँ पर हम देखें कि वहां जाने का उद्देश्य प्रत्यक्ष तो ये था कि आप साक्ष्य देने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष जो विषय था वो था भारतीय दृष्टिकोण। और भारत की जो महत्वाकांक्षाएं हैं ब्रिटिश शासन को लेकर या भारत के विकास को लेकर, उन महत्वाकांक्षाओं का उन महत्वाकांक्षाओं के प्रति ब्रिटिश संसद जो है उस संसद के सम्मुख प्रस्तुत करना और भारत के पक्ष में वातावरण का निर्माण करना। ठीक है, ये मुख्य हम कहते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उद्देश्य इस प्रकार से निर्धारित किया गया था। और इसके लिए जिस व्यक्ति को चुना गया वो था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कार्य बहुत अच्छी तरह से किया गया। रेलवे आयोग का गठन 1895 में किया गया था, 1895 में। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग अलग अलग समय पर जाते थे। तो पहली बार 1897 में ऐसा कहा जाए, कहीं कहीं 1895 भी है, उनको देख लेंगे, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए 1895 में इसका गठन हुआ है। आगे चले तो अब इसका जो मेन उद्देश्य है
ऑब्जेक्ट जो था जो उद्देश्य था ठीक है वो ये था कि भारत और इंग्लैंड के मध्य जो संबंध है खासकर आर्थिक संबंध जो कि बहुत लंबे समय से प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे हैं या उन संबंधों में कहीं न कहीं एक पक्षीय झुकाव आ गया है वो भी ब्रिटेन के पक्ष में उन संबंधों के विषय को लेकर या उन संबंधों को सुधारने के लिए सुझाव देना गोखले के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य था। देखें आप इसमें क्या क्या उद्देश्य मेन उद्देश्य क्या रहा देखें भारत और इंग्लैंड के मध्य आर्थिक संबंधों को लेकर इस आयोग के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर हम जो बात को कह रहे हैं इस बात को साबित करें और प्रस्तुत कर सुझाव देवें। ये तो ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत वो चाहते थे वह साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं आगे उन्होंने खुद ने वहां क्या दिए सुझाव दिए। ये इस प्रकार का पूरा एक सेंटेंस है इस उद्देश्य आ गया जो मिस्टर गोखले का कार्य था वो मुख्यतः सुझाव देते थे। पहले वो खुद अध्ययन करते थे गहरा अध्ययन करते थे साक्ष्य एकत्रित करते थे और उसके बाद निष्कर्ष निकालने के बाद उन निष्कर्षों के आधार पर ऐसे सुझाव दिए जाते थे जो कि दोनों पक्षों को मंजूर हो या दोनों पक्षों के हितों को बराबर से पल्लवित करते हो बढ़ाते हो संवर्धित करते हो। ठीक है तो वो एविडेंस देने के लिए गए और उन एविडेंस देने के लिए 2 बार इंग्लैंड गए और 2 बार में से पहला जो आयोग है वो है वेनबी आयोग। अब यहां देखेंगे हम गोखले को क्या क्या ऑब्जेक्शंस है आपत्तियां गोखले के द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियां कौन कौन सी ठीक है देखें इसमें तो पहले उन्होंने कहा कि इंग्लैंड द्वारा भारत में अपनाने वाली जो नीतियां हैं वो अन्यायपूर्ण है और इसे कहने के लिए उन्होंने बड़े ही अच्छे अच्छे तर्कों का सहारा लिया और ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार भारतीयों को ठग रही है या भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रही है। इंग्लैंड द्वारा जो नीतियां अपनाई जा रही है अपनाई जा रही आर्थिक नीतियां वो जो आर्थिक नीतियां हैं वो अन्यायपूर्ण है। ठीक है ये कहने वाले पहले व्यक्ति है इस तरीके से इंग्लैंड जाकर उनकी नीतियों की आलोचना करने वाले गोखले प्रथम और मुख्य व्यक्तियों में गिने जाते हैं। इस निष्कर्ष को उन्होंने
बड़ी कुशलता और तार्किकता के साथ अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया और उनकी दृष्टि या उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन करने का प्रयास किया। ठीक है। दूसरा जो उनको कहना था, जो उनका तर्क था, जो आपत्ति थी, वो आपत्ति थी कि भारतीयों के द्वारा या भारतीयों से अर्जित राजस्व को भारतीयों से अर्जित जो राजस्व था, उस राजस्व का अधिकांश हिस्सा उसका अधिकांश जो हिस्सा है, वो अधिकांश हिस्सा क्या कर दिया जाता है, ब्रिटिश सत्ता के द्वारा इंग्लैंड भेज दिया जाता है। इंग्लैंड भेज दिया जाता है। तो क्यों क्या चाहते थे कि ये इसका अधिकांश हिस्सा किस पर खर्च हो, वो खर्च भारतीयों पर होना चाहिए। यानी उस पर सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण जो हक है वो किसका है, भारतीयों का है। जो नेक्स्ट आपत्ति, तीसरी आपत्ति उन्होंने कहा कि शांति काल के समय, हमने ये बात पहले कर ली है कि शांति काल हो चाहे आपत्ति काल हो, भारतीयों पर खर्च होने वाला या भारतीय सेना पर या ब्रिटिश सेना पर खर्च होने वाला जो खर्चा था वो बढ़ता ही जा रहा था। शांति काल में भी बड़ी संख्या में यूरोपियन सेना रखी जाती है। आप समझ सकते हैं कि यूरोपियन सेना महंगी रहती है भारतीय सेना की तुलना में, इसलिए इसका खर्चा वहन करना पड़ता था भारत को या भारतीय राजस्व पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। तो इस बड़ी सेना पर भी मिस्टर गोखले ने आपत्ति दर्ज कराई थी। ठीक है। चौथी जो उनकी आपत्ति थी वो इसी प्रकार की थी कि वो कह रहे हैं कि जो सिविल सेनाएं हैं, सिविल सर्विसेज जो है, आईसीएस जो कहलाती थी पहले, सिविल सेवा में भारतीयों से ज्यादा सिविल सेना में यूरोपियों की नियुक्ति ज्यादा की जाती है। यूरोपीय अधिकारी या कर्मचारी जो हैं उनकी संख्या भारतीयों की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि वही वह वाली बात, और उनका जो रवैया है वह भी ज्यादा है, इसके बावजूद उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार भी उनकी जातीय श्रेष्ठता से प्रभावित है, यानी उनका व्यवहार एकाधिकारवादी है, एकाधिकारवादी है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपनी सर्विसेज पर नियंत्रण करते थे। तो एकाधिकारवादी होने की वजह से क्या है, उनकी जो सर्विसेज है उस पर उनका नियंत्रण बना रहता है। उनका व्यवहार या उनकी सोच कैसी है, एकाधिकार। यानी हम जो नौकरी में है, सर्विस में जो भी लोग जानते हैं, रहते हैं, जानते हैं कि आज भी हमारे यहाँ कई प्रकार के वर्ग बन गए हैं, कई प्रकार की यूनियंस बन गई हैं, अधिकारियों में आपस में किसी प्रकार का एकीकरण हो जाता है, तो वहां पर वो फिर किसी नए अधिकारी को या नए व्यक्ति को टिकने नहीं देते। तो ऐसे उस समय में भी था, यूरोपियनों के लिए यूरोपियन होना आवश्यक था, चाहे वो कितना ही यूरोपियन हो, चाहे वो कितना ही कमजोर हो। ठीक है।
अगर वह व्यक्ति भारतीय अधिकारी के समक्ष या उनके बराबरी वाले यूरोपियन अधिकारी यदि हैं तो उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। ये भी उनके द्वारा आपत्ति इस वैल्यू आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। आगे चले, एक और पांचवी जो आपत्ति है वो कह रहे हैं कि भारतीय उद्योगपतियों या भारतीय जो व्यापारी हैं उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया गया, यानी भारतीयों के साथ उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में भी असमानता रखी गई। तो अर्थ से जुड़ा हुआ है तो ये बात सहन नहीं हो रही है उनको, या वो ये बात वहां पहुंचाना जरूरी समझते हैं। ये आपत्तियां हैं वैधवी आयोग के समक्ष जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उन्होंने इसके लिए फिर सुझाव क्या क्या सुझाव मिस्टर गोखले के द्वारा दिए जा रहे हैं। और ये बातें कहीं से भी झूठी नहीं है। देखिए, एक लॉजिक उन्होंने दिया कि जो वह था भारतीय सेना पर, वो अन्य देशों की तुलना में, यानी जापान का 16%, रूस का 21% और फ्रांस का 19% जो था राजस्व का, उतना प्रतिशत 16, 19, 21% ही सेना पर खर्च हो रहा था, जबकि भारतीय राजस्व का लगभग 35% भाग या 35% हिस्सा जो था वो सेना पर खर्च कर रही थी ब्रिटिश सरकार। तो इसका मतलब यहाँ पर अन्य देशों पर होने वाले सैनिक व्यय से लगभग 10 से 15% अधिक व्यय किया जा रहा था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा व्यय था। ठीक है, तो इसकी आलोचना करते हुए इसके संदर्भ में मिस्टर गोखले ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। पहला सुझाव उन्होंने दिया कि जितने भी बजट प्रस्ताव होंगे, चाहे वो सेना से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रकार से संबंधित हो, वे सभी बजट प्रस्ताव सुप्रीम लेजिस्लेटिव, ठीक है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल की हेल्प या उससे अनुमोदित होने चाहिए, ऐसा प्रस्ताव उनके द्वारा रखा गया। ठीक है, सुप्रीम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें मतदान के आधार पर पास किया जाना चाहिए। मतदान के आधार पर पारित किया जाना चाहिए। इससे पूर्व ऐसा नहीं होता। ठीक है, दूसरा जो सुझाव था, उन्होंने कहा कि ये जो है भारतीय वित्त व्यवस्था के विषय में, यानी भारत में जितना भी वित्त खर्च हो रहा है या आमदनी हो रही है, भारतीय वित्त व्यवस्था के संदर्भ में या उसके विषय में, देखो जानकारी ध्यान में नहीं आती थी कई बार ब्रिटिश सत्ता के
तो वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश संसद को जानकारी होनी चाहिए। तो उस ब्रिटिश संसद में जानकारी अगर हमको देनी है तो ब्रिटिश संसद में जानकारी देने के लिए एक नियंत्रक समिति की स्थापना की जानी चाहिए। जानकारी देने हेतु एक वित्त नियंत्रक या एक नियंत्रक समिति की क्या होनी चाहिए, स्थापना की जानी चाहिए, जो ये ध्यान रखेगी कि खर्च कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसकी पूरी रिपोर्ट कहाँ देगी, ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करेगी। एक समिति की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं से भी इलॉजिकल नहीं है, ठीक बात है। उनको भी पता होना चाहिए, वहां जो व्यक्ति बैठे उन्हें भी ये लगता था कि हाँ कि हमें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का भी अध्ययन किया और भारतीय सत्ता का भी अध्ययन किया। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल रहते हुए वो ब्रिटिश सत्ता के हित के लिए क्या कार्य कर सकते थे, ऐसे प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किए, ऐसे सुझाव उन्होंने दिए। इसी में उन्होंने कहा कि इसमें गैर सरकारी सदस्यों को अपील सुने जाने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। गैर सरकारी सदस्य अपील सुने जाने के अधिकारी होने चाहिए। वित्त के मामले में जो भी अपील होगी अधिकारी होंगे। या होने चाहिए, ये उनकी दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश थी। तीसरा उन्होंने कहा कि भारतीय राजस्व भारतीय जो राजस्व है, जो इनकम हो रही है भारत में, उस राजस्व को भारत से बाहर होने वाली सैन्य गतिविधियों पर खर्च नहीं किया जाएगा। लेकिन ये कब, आपातकाल को छोड़कर। आपातकाल में तो देखा नहीं जाएगा और वो मान्य भी नहीं होगा। भारतीय सीमा से बाहर होने वाले सैनिक अभियानों पर खर्च नहीं किया जाएगा। बाहर के अभियानों पर खर्च नहीं होगा। खर्च नहीं होगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी भारतीयों पर जो खर्च है वो भारतीयों पर ही किया जाएगा। भारतीय परिस्थिति में जो राजस्व प्राप्त किया जा रहा है भारतीय सेना पर ही व्यय किया जाएगा, क्योंकि तब जब भारतीय सेना भारतीय सीमाओं के अंतर्गत या भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए कोई कार्य कर रही है। ऐसा भारतीय सीमाओं से बाहर अगर कोई व्यय होगा तो वो ब्रिटिश सरकार स्वयं भुगते, ऐसी उनकी मान्यता थी गोपाल कृष्ण गोखले की। और ये बात व्यावहारिक बात थी, कहीं से भी इसमें किसी तरह का कोई पक्षपात या किसी तरह का कोई गलत समर्थन नहीं किया जा रहा है भारतीय राजस्व के पक्ष में। एक और उन्होंने कहा, देखें गोखले ने एक और सजेशन दिया, गोखले के द्वारा वायसराय की योग्यताओं में वायसराय की जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं में एक नया क्षेत्र शामिल करने की बात कही, और वो था आर्थिक क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। यानी ऐसा कोई व्यक्ति वायसराय बनाया जाना चाहिए जिसे आर्थिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त हो।
विशेष ज्ञान प्राप्त हो, ये एक प्रकार की शर्त होनी चाहिए। लास्ट एंड फाइनल उनका सुझाव था वो इस तरह से था, उन्होंने कह दिया कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स में 6 प्रांतों से एक प्रतिनिधि को क्या किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, और वो थे बंबई, बंगाल, बर्मा, मद्रास, पंजाब और संयुक्त प्रांत। बंबई, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बर्मा और बंगाल। इन 6 राज्यों से या 6 प्रांतों से एक एक प्रतिनिधि किसमें शामिल हो, इस हाउस ऑफ कॉमन्स में। यानी यहाँ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सीधा ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करने की ये योजना थी, ये प्रयास किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैल्यू आयोग के समक्ष जो योजनाएं मिस्टर गोखले के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, वे योजनाएं कहीं न कहीं भारतीय आर्थिक क्षेत्र में भारतीयों का जो शोषण किया जा रहा था, उस शोषण को किसी हद तक समाप्त करने का प्रयास किया गया। हालांकि प्रयास सफल नहीं रहा, या हम कहते हैं पूरी से सफल नहीं रहा। जब समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो आयोग सुधार हो रहे हैं या अधिनियम आ रहे हैं भारत में, उन सुधारों में या उन अधिनियमों को ब्रिटिश सत्ता के द्वारा कुछ मामलों को इसमें स्वीकार कर लिया गया है और उनके आधार पर भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन पूरी तरह से किसी भी आयोग की सिफारिशों को या आयोग के समक्ष जो सिफारिशें या सुझाव गोखले ने दिए, उन्हें मानने से ब्रिटिश सत्ता ने इनकार कर दिया। अब आगे चलते हैं, जो हमारा आज का दूसरा आयोग है वो है हॉब हाउस आयोग। देखें, हॉब हाउस आयोग 1907। ठीक है, आगे चले, एक एक करके इसकी घटनाएं जो देखें, हमको जो इंपोर्टेंट लगती है वो देखें। सबसे पहले तो बात इसकी अध्यक्ष थे चार्ल्स हॉब हाउस, जैसा कि इसके नाम से भी पता है आपके ऊपर, तो चार्ल्स हॉब हाउस। ठीक है, इसके बाद जो बात है वो है इनकी जो स्थापना या संगठन किया गया था, वो तात्कालिक जो भारत सचिव थे, वो भारत सचिव थे लॉर्ड मार्ले। वैसे उनका नाम था जॉन मार्ले, मार्ले मतलब सुधार वाले मार्ले। ठीक है, अब आगे देखें आप, इसको भारतीयों की तरफ से किस व्यक्ति ने इसको स्थापित करने की मांग की थी, वो थे या किसने प्रयास किया, एक तो थे गोपाल कृष्ण गोखले स्वयं भी थे। ठीक है, एक थे हेनरी मैन और जॉन ब्राइट। इन 3 लोगों ने इस आयोग के संदर्भ में या इस आयोग के द्वारा कार्य करने का क्या किया, समर्थन किया। अब आगे चलते हैं, तो ये किस पर आधारित था, ये जो था वो मुख्यतः
गोखले, हेनरी मैन और जॉन ब्राइट। भारतीयों में से इन व्यक्तियों ने इस आयोग की मांग की थी, या इस तरह का एक व्यवस्था की मांग की थी जो विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दे सके। तो आगे चले, इसका जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट जो था, वो उद्देश्य मैंने आपको एक शब्द में बताया, विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का आपको बार बार पता है कि विकेंद्रीकरण, मैंने जो बताया, विकेंद्रीकरण अपने आप में ये शब्द स्पष्ट करता है डिसेंट्रलाइजेशन जिसको कहते हैं। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता अगर एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो शायद सत्ता मत की वजह से व्यक्ति जो है वो जनहित के कार्यों को या जनहित के मुद्दों को भुलाकर या उनकी उपेक्षा करके अपने अनुसार डिसीजन लेने के लिए क्या करता है, तैयार हो जाता है, यानी वो अपने अनुसार निर्णय लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो उद्देश्य था वो था कि ब्रिटिश जो भारतीय प्रशासनिक सेवा व्यवस्था है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और ब्रिटिश नौकरशाही जो थी, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और ब्रिटिश नौकरशाही, इन दोनों के मध्य जो परीक्षण करना था, उस परीक्षण के लिए, यानी भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको जो नौकरशाही प्रदान की गई है वो वास्तव में कार्य कर रही है या नहीं कर रही, या अन्य किसी व्यवस्था की आवश्यकता है या नहीं। तो उस परीक्षण करने के लिए यह आयोग गठित किया गया था। ठीक है, अब इसका क्या कारण है, क्यों, क्या किस तरह की कोई असंतुष्टि थी, या भारतीय नौकरशाही और मतलब भारतीय परिस्थितियों में ब्रिटिश नौकरशाही कार्य ठीक से नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए गोखले ने कारण बताया कि जो भारतीयों के प्रति ब्रिटिश सरकार का जो दृष्टिकोण है, या ब्रिटिश नौकरशाही का जो दृष्टिकोण है, वो उचित नहीं था। यानी ब्रिटिश नौकरशाही जो थी भारतीयों के हितों की लगातार उपेक्षा करती थी। तो आप जानते हैं कि जब राजस्व भी भारतीयों से लिया जा रहा है, धन भी भारतीयों से लिया जा रहा है, सेवाओं भी भारतीयों से करवाई जा रही है, कार्य लिए जा रहे हैं लगातार, फिर भी उसके बावजूद भी भारतीयों के हितों की लगातार उपेक्षा किया जाना गोखले को अच्छा नहीं लग रहा था। तो ब्रिटिश नौकरशाही के द्वारा भारतीय हितों की जो उपेक्षा की जा रही थी, ये पहला कारण था जिसके कारण इस आयोग की मांग की गई। उसके बाद देखें जो बात है, जो ब्रिटिश नौकरशाही थी वो केंद्रीकरण पर आधारित थी। अब केंद्रीकरण मैंने आपको बताया, केंद्रीकरण का मतलब सत्ता का एक जगह क्या कर देना, स्थिरीकरण कर देना, स्थित कर देना, एक व्यक्ति में या एक प्रशासनिक ढांचे में पूरी सत्ता का हो जाए, केंद्र स्थापित कर दिया जाए, यानी छोटे से लेकर बड़े सभी डिसीजन इसके द्वारा लिए जाएंगे, इस केंद्रीय सत्ता के द्वारा। केंद्रीकरण भी नौकरशाही की दूसरी कमी थी।
ठीक है। तीसरी जो समस्या थी या हमें जो ऑब्जेक्शन था इस नौकरशाही के संदर्भ में, वो था कि ये जो नौकरशाही है वो साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रही थी। ये जो ब्रिटिश नौकरशाही है वो क्या कर रही है, साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रही है। किसको बढ़ावा दे रही है, साम्राज्यवाद। देखिए आप, नौकरशाही, ब्रिटिश जो नौकरशाही है वो साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रही है। और ये पहले गोखले ने कह दिया कि भारतीय संपदा या भारतीय क्षेत्र का उपयोग किसी भी प्रकार से तो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे वो भारतीयों के स्वयं भारतीयों के द्वारा भी यदि किया जा रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले इस बात का क्या करते थे, विरोध करते थे। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले एग्जाम्स में हमारे यहाँ पूछा गया है कि कौन से दो आयोग हैं जिनकी समक्ष गोपाल कृष्ण गोखले साक्ष्य देने, गवाही देने या सुझाव प्रस्तुत करने के लिए इंग्लैंड गए। ठीक है, या एक प्रश्न ऐसे आ जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक वसीयतनामे से आप क्या समझते हैं, या उसके द्वारा राजनीतिक वसीयतनामे के अनुसार क्या क्या सिफारिशें ब्रिटिश सरकार के समक्ष गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखने के कारण हमारे लिए विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप अपनी फुल तैयारी करना चाहते हैं। देखो आर्ट्स में पास होना शायद इजी है किसी अन्य स्ट्रीम की बजाय, लेकिन परसेंटेज डेवलप करना, मार्क्स गेन करना थोड़ा सा हैवी हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे और इसी वे में आप अपना काम करेंगे। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन चीज़ों का जब आप समीकरण कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे उनको अपनी लैंग्वेज में, तो वो चीज़ें आपके लिए भी अच्छी रहेंगी, आपकी मेमोरी में भी स्थायी रहेंगी और सामने वाले शिक्षक को या जो एग्जामिनर होगा उसको भी इम्प्रेस कर पाएंगे आप। क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है, जब आप ऐसी की ऐसे बुक लैंग्वेज वहाँ लिख देंगे तो वो समझ जाएंगे, या किसी सीरीज या बात की भाषा आपकी मैच करेंगे दूसरों के साथ तो वहाँ भी वो आपको पकड़ सकते हैं। तो कोशिश आप करें कि अपने शब्दों में किसी उत्तर को पूरा करें। हाँ, ये ध्यान रखें कि फैक्ट जहाँ फैक्ट डालें फैक्ट ही काम आएंगे, वहाँ आप अपने हिसाब से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ व्याख्यात्मक उनके विचारों को विस्तार देना होगा वहाँ आप उस एक विचार को केंद्र में रखकर उसे विस्तारित कर सकते हैं। तो इससे उत्तर आपका बड़ा भी होगा, निबंधात्मक होगा और दूसरी बात अच्छी जानकारी होगी तो वो आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो नौकरशाही साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रही थी, केंद्रीकरण को बढ़ावा दे रही थी, भारतीय हितों की लगातार उपेक्षा कर रही थी। इस कारण गोपाल कृष्ण गोखले ने इस ब्रिटिश साम्राज्य का क्या किया, ब्रिटिश नौकरशाही का क्या किया, विरोध किया। इसके अलावा एक कारण और था कि वो भारतीय संसाधनों को, भारतीय जो संसाधन है उन संसाधनों को भारतीय संसाधनों को ब्रिटिश या ब्रिटेन या इंग्लैंड में भेज रही थी। ब्रिटिश क्षेत्र में भेजने का काम कर रही थी। यानी एक तरह से जो हमारे यहाँ जो विस्तार हो रहा था उस विस्तार को अपने आर्थिक हितों के लिए प्रयोग करने का काम कौन कर रहा था, ब्रिटिश नौकरशाही। ठीक है, तो इस ब्रिटिश नौकरशाही को बढ़ाने की फलस्वरूप या ब्रिटिश नौकरशाही ने अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए भारतीय संसाधनों का अत्यधिक क्या किया, शोषण किया।
कहने का मतलब क्या है कि अधिकारी या जो सत्ता है, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति के नाम से कार्य किया जाता है, अपने यहाँ किसके नाम से काम करते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन क्या राष्ट्रपति के किसी हित के लिए काम होता है? नहीं। राष्ट्रपति के नाम से वो कार्य हो रहा है तो क्या राष्ट्रपति की हो गई क्या वो संपत्ति? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य आदेश राष्ट्रपति का होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता का तो नाम था, लेकिन केंद्रीय नौकरशाही जो थी, उस केंद्रीय नौकरशाही ने भारतीय संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया। अब इसके संदर्भ में मिस्टर गोखले क्या सुझाव, मिस्टर गोखले के द्वारा क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? मिस्टर गोखले का सुझाव दे रहे हैं, देखें आप। सुझाव विकेंद्रीकरण को लेकर है। मैंने पहले बताया कि ये जो था आयोग, वो आया था विकेंद्रीकरण को लेकर। गोखले ने विकेंद्रीकरण को लेकर इस आयोग के समक्ष सुझाव दिए। ठीक है, तो अब मुख्यतः दो तरह के विकेंद्रीकरण की बात करें मिस्टर गोखले। तो पहला विकेंद्रीकरण उन्होंने कहा आर्थिक विकेंद्रीकरण, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि हमारा जो विवाद है वो इसी बात पे है कि हमारा ही देश धन भी हमारे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन खर्च कर रहे हैं कहाँ पर? अपने राष्ट्र। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण को लेकर उन्होंने कुछ सुझाव दिए। तो उन्हें पहला था कि प्रांतीय और केंद्रीय आय और व्यय को वर्गीकृत कर दिया जाना चाहिए। प्रांतीय और केंद्रीय आय और व्यय के जो क्षेत्र है उन्हें स्पष्ट कर वर्गीकृत कर दिया जाना चाहिए। वर्गीकृत कर स्पष्ट कर दें, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला सुझाव दिया उन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण के संदर्भ में, और ये बात ठीक भी है। जैसे आज हमारे यहाँ समवर्ती सूची और अन्य समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची है, तो हमें पता होता है कि हम किन किन विषयों पर कानून बना सकते हैं राज्य, और किन किन विषयों पर केंद्र के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखें। अब दूसरा जो सुझाव दिया उन्होंने कहा कि सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान को समाप्त कर, जैसे मिस्टर मोदी कर रहे हैं सिलेंडर पे, वैसे ही सरकार द्वारा अनुदान समाप्त कर देना चाहिए। अनुदान समाप्त कर प्रांतों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर देनी चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हो गया? उन्हें आय के सोर्स उत्पन्न करने की स्वतंत्रता दी जाए, या निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जाए। यानी वो खुद टैक्स लगा सके, टैक्स को अर्न कर सके और अनुदान पर निर्भर नहीं करे, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये भी अपने आप में सही है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया हुआ कदम है।
ताकि कार्य जब आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो शायद आप उस समय राइट डिसीजन ले सकते हैं या आपके द्वारा लिए गए निर्णय ज्यादा व्यवहारिक होते हैं। आगे देखें हम आगे देखें, जो तीसरा है जो सुझाव है वो है कि भू राजस्व आबकारी, टैक्सेस के नाम है, आबकारी, वन और वनों से होने वाली संपदा प्रांतों को सौंप देने चाहिए। प्रांतों को सौंप देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीधा कनेक्शन या सीधा कार्य केंद्र सरकार की बजाय राज्य सरकार का वहां पर होता है। जब ऐसा होगा तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अपने अधिकारों को किसी अन्य को प्रायोजित कर देना, अपने पास मुख्य मुख्य क्षेत्रों को रखकर बाकी जो कम महत्वपूर्ण विषय हैं उन विषयों का स्थानांतरण किया जाना विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। या ऐसे विषय जो प्रांतों के द्वारा बड़ी आसानी से संभाले जा सकते हैं उन विषयों को प्रांतों को सौंप देना चाहिए, ये विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। यही देखें दूसरा, यदि वायसराय जो वायसराय हैं उनके द्वारा प्रांतीय वित्त के संदर्भ में कोई निर्णय किया जाता है तो उस प्रांतीय वित्त के संदर्भ में दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। और ये अपील भारतीय सचिव के पास की जाएगी। ठीक है, प्रांतीय वित्त के संदर्भ में, क्योंकि देखो अंतिम अधिकार किसको दे रखा था वहां, वायसरॉय, और वो वायसरॉय अगर प्रांतीय वित्त से संबंधित कोई ऐसा निर्णय करे जो राज्य की स्वायत्ता में या राज्य के विषयों में हस्तक्षेप माना जा सकता है तो फिर ऐसे विषय में अपील कहाँ की जा सकती है, भारत सचिव के पास। दिए गए निर्णयों की अपील भारत सचिव से की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था मांग रहे हैं मिस्टर गोखले। ठीक है, तो हमने देखा कि देखो हम कहां से चल रहे हैं, एक तो प्रांतीय और केंद्रीय जो विषय हैं उन विषयों को वर्गीकृत कर देना चाहिए। ठीक है, प्रांतीय और केंद्रीय जो विषय हैं उन विषयों को केंद्रित सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए कि ये आपका विषय है और ये केंद्र का विषय है। ठीक है, समझ में आया आपको? उसके अलावा क्या कह रहे हैं वो, उसके अलावा उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप अनुदान समाप्त कर दें। क्या समाप्त कर दिया गया, वहां अनुदान नहीं मिलने चाहिए। अनुदान के बजाय आप प्रांतों को कह दो कि वो अपनी आय के स्रोत खुद ढूंढे, उसे प्राप्त करें, उनको वसूल करें। जब आप आय के स्रोत इनको दे देंगे प्रांतों को, तो व्यय जो होंगे वो भी प्रांतों की जिम्मेदारी हो जाएंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं डर होता था कि अगर ऐसा होगा तो ब्रिटिश सत्ता पर उनकी निर्भरता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो चलो ऐसा नहीं कर सकते तो आप कम से कम इतने विषय जो है भू राजस्व, आबकारी, वन संपदा, ऐसे विषय में सौंप दें, यानी प्रांतों को सौंप दें, हम उनका वित्त प्रबंधन भली प्रकार से कर लेंगे। ऐसा करने के अलावा उनकी एक मांग और थी कि जो वायसराय जो है वो हमारे प्रांतों के वित्तीय संबंधों में या वित्तीय
क्षेत्र में जो हस्तक्षेप कर देते हैं, उस हस्तक्षेप के विरुद्ध भारत सचिव से अपील की जाने की हमको एक क्षमता दी जाए, हमारी ये मांग मानी जाए, ऐसा मिस्टर गोखले कह रहे हैं। ये हुआ आर्थिक प्रबंधन। आगे है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। आर्थिक विकेंद्रीकरण देखा हमने, अब हम देख रहे हैं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो चीज निकल के आती है सामने, उसमें सबसे पहली जो चीज है वो आती है कि सेना, प्रतिरक्षा, परराष्ट्र संबंध और मुद्रा। प्रतिरक्षा, डिफेंस, ठीक है, मुद्रा, मुद्रा का छापन, मुद्रा के जाली मुद्रा के प्रति रोकथाम, और ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं डाक, तार, रेलवे, ठीक है, इन विषयों को क्या कर दिया जाए, केंद्रीय सूची के अंतर्गत रखा जाए। भारत सरकार के नियंत्रण में रहनी चाहिए। भारत सरकार के नियंत्रण में रहे, और शेष जो विषय हैं इनके, तो शेष विषय और ये जो विषय हैं इनके प्रशासन संबंधी जो कार्य हैं या जो क्षमताएं या जो कैपेसिटी है, उन विषयों को प्रांतों को सौंप दिया जाना चाहिए। शेष विषय प्रांतों को सौंपे जाए। तो आप जब ध्यान रखेंगे इस चीज को, अपने साथ लेकर चलेंगे, तो आप जानते हैं कि आज भी हमारे यहाँ कानून तो केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन प्रांतीय सरकार अपनी इच्छा अनुसार या कई बार राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल उसमें क्या कर सकती है, थोड़ा परिवर्तन कर लेती है। ठीक है, शेष प्रशासन संबंधी शेष विषय प्रांतों को सौंप दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कलेक्टर होते थे, उस समय अपने कलेक्टर होते हैं, लेकिन वो कलेक्टर की आलोचना करते हैं। जिला स्तर पर जो जिला कलेक्टर है, जिले का जो प्रधान है, उस प्रधान की सहायता करने के लिए जिला परिषदें होनी चाहिए। ठीक है, जिला परिषद जिला कलेक्टर की क्या करे, सहायता करे, और इसमें जिला परिषद में उस जिले का, उस जिले के प्रतिष्ठित या नामचीन व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है, अध्यक्ष बन गया, उसके बाद 10% हिस्सा अंशदान के रूप में जो प्रांत सरकार है वो केंद्र सरकार को प्रदान करे। ठीक है, अंशदान के रूप में 10% हिस्सा दिया जाना चाहिए केंद्र सरकार को। ठीक है,
और जो प्रबंधन जो बोर्ड है, इस प्रबंधन बोर्ड में जो सदस्य होंगे उनका 3/4 तो निर्वाचित होंगे वो सदस्य, यानी जनता की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास निर्वाचित, और 1/4 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत। तो जहां निर्वाचन की संख्या ज्यादा आ जाती है वहां पर विकेंद्रीकरण अपने आप में ही चालू हो जाता है, यानी जिला परिषद के जो बोर्ड होंगे उन बोर्डों में जो सदस्य होंगे वो सदस्य कैसे होंगे, निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के होंगे। लेकिन उन दोनों प्रकार के सदस्यों में ये ध्यान करें आप, दोनों प्रकार के जो सदस्य हैं उन सदस्यों में 3/4 सदस्य निर्वाचित और 1/4 सदस्य मनोनीत हो। तो जो सारा जो कार्य चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, ये चल रहा है प्रशासन के विकेंद्रीकरण को लेकर, यानी प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, जो कि उस नौकरशाही के जाल से भारतीयों को, या उस नौकरशाही के आर्थिक शोषण से, प्रशासनिक शोषण से भारतीयों को बाहर निकालने में सहायक हो सके। ये मांगे एक साथ कहीं मानी नहीं गई, इन मांगों को मार्टिन लूथर सुधार हो, चाहे मॉन्टेग्यू चर्चिल सुधार हो, चाहे आगे 1935 का अधिनियम हो, किसी न किसी रूप में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत या पेश करने का कार्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया है। कहीं पर भी एक साथ स्थायी रूप से इनको लागू नहीं किया गया। ठीक है, अब आगे आज का हमारा जो तीसरा जो कार्यक्रम था वो है पॉलिटिकल विल। विल ठीक है, इसकी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा। ठीक है, वसीयतनामा ये किसके आग्रह पर तैयार हुआ था, ध्यान रखें, लॉर्ड लिंकन। लॉर्ड विलिंगटन उन्होंने आग्रह किया था गोपाल कृष्ण गोखले को कि आप इस तरह का भारतीय संवैधानिक सुधारों को लेकर कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिए, ऐसे कोई सुझाव हमें दीजिए, यानी ब्रिटिश सत्ता को ऐसे कोई सुझाव दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने आग्रह किया, लॉर्ड लिंकन। ठीक है, फिर मिस्टर गोखले ने किसकी सहायता ली, दादा भाई नौरोजी की, फिरोज शाह मेहता की, ये जितने उदारवादी होंगे, फिरोज शाह मेहता, निर्देश प्राप्त किया। ठीक है, आगे चलें, फिरोज शाह मेहता के बाद हम आगे चलते हैं, इसका उद्देश्य क्या था। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों को लेकर एक रूपरेखा बनाना। भारत में प्रशासनिक और संवैधानिक
सुधारों को लेकर एक आउटलाइन या एक ढांचा तैयार करना। यानी मैं दूसरे शब्द में अगर कहें तो एक तरह का माध्यम था जिससे भारतीयों को उलझाए रखने का काम करते थे अंग्रेज। जब उन्हें लगता था कि किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है तो उस डिमांड को पूरी करने की बजाय वो उसको लेकर क्या कर देते थे, किसी तरह का कोई आयोग बना देते थे और उस आयोग के समक्ष ये व्यक्ति जो है वो सुझाव लेकर जाते रहते थे, अपनी मांगे रखते रहते थे और उसके आधार पर वो वक्त जो था समय निकलता जाता था और अंग्रेजों के द्वारा अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य कोई प्लान वहां पर आ जाता था। इस तरह के लॉलीपॉप देकर वो भारतीय आक्रोश को दबाने का काम करते थे। तो एक तरफ तो कांग्रेस थी, यानी ये कांग्रेस के एंटी कह दें या कांग्रेस की विचारधारा को प्रभावित करने का प्रयास करते थे वहां उस कांग्रेस में रहकर, उस विचारधारा को ब्रिटिश सत्ता के पक्ष में झुकाने का पक्ष में तैयार वातावरण तैयार करने का काम करते थे। इन्हें ब्रिटिश सत्ता अपने एक समर्थक कह दें या अपने प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस में स्थापित रखती थी या कार्य करने के लिए तैयार करती थी, मेरा ऐसा मानना है। अभी जो सुझाव इन्होंने दिए, ये सुझाव कैसे थे? ये जो सुझाव उन्होंने दिए वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, संवैधानिक जो व्यवस्था है और प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के संदर्भ में, उस व्यवस्था के विषय में दिए गए। गोखले के व्यक्तिगत विचार थे, है ना, उन्होंने तैयार किया था। गोखले के व्यक्तिगत सुझाव, यानी वो भारतीयों को इस तरह से विकसित करना चाहते थे, राजनीतिक, संवैधानिक और प्रशासनिक आधार पर भारतीय सक्षम हो जाए। ठीक है, और ये सुझाव का जो ड्यूरिंग रहा वो नवंबर 1914 में भारत आए थे। ठीक है, और नवंबर 1914 से फरवरी 1915 के बीच में उन्होंने इस पर काम किया। ये वो जो पीरियड था नवंबर 2014 से फरवरी 1914 से फरवरी 1915 की। ठीक है, उनकी साथ की जो यात्रा थी उससे लौटे थे वो, और यात्रा से लौटने के बाद लिखकर ने उनको आग्रह किया कि आप कुछ सुधार या सुझाव संविधान को, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें दीजिए। तो उन्होंने ऐसा काम किया। अब प्रश्न आता है कि इन्हें वसीयतनामा क्यों कहते हैं, बिल क्यों कहते हैं इनकी? तो ये ध्यान कर लें कि 1915 फरवरी, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी गोपाल कृष्ण गोखले की, और उससे पहले राजनीतिक सुधारों के नाम पर या सुझावों के नाम पर इन्होंने ये प्रस्तुत किए थे। ठीक है, ये प्रस्तुत किए थे। तो आप जानते हैं कि डेथ के समय जो इच्छाएं व्यक्त की जाती हैं मृत्यु से पहले कि मेरे मरने के बाद ऐसा हो, या मृत्यु से पूर्व उनकी जो अंतिम इच्छा या उनके अपने संसाधनों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है या वो क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते थे, क्या आप भी चाहते हैं, इस तरह की जो धारणाएं वो उनकी वसीयत कहलाती है। तो ऐसे इन्होंने भी मृत्यु से पूर्व या इन्होंने जो सुझाव दिए थे या ये राजनीतिक सुझाव मुख्य मुख्य जो हम पढ़ेंगे भी 10-11 जो सुझाव है, उन सुझावों के प्रस्तुत करने के बाद मिस्टर गोखले की डेथ हो गई। तो इस डेथ होने के कारण उनके उन सुझावों को गोखले की राजनीतिक वसीयत माना जाता है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि उनके क्या सुझाव रहे। ठीक है, उन सुझावों पर चलते हैं। पहला उन्होंने सुझाव दिया
पहला उनका सुझाव है कि प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में एक गवर्नर नियुक्त किया जाना चाहिए। पहला सुझाव कह रहे हैं प्रत्येक प्रांत में ठीक है एक प्रांतीय गवर्नर होगा, प्रांतीय गवर्नर होगा जिसकी नियुक्ति डायरेक्ट कहां से होगी, इंग्लैंड से होगी। यानी ये क्या चाह रहे हैं कि भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड के हाथ में आए। इंग्लैंड में आने का मतलब वहां की संसद में भारत के प्रतिनिधि या भारत की प्रांतीय व्यवस्था को देखने वाले व्यक्ति जो है वो डायरेक्ट वहां रिपोर्ट करें, न कि वॉइस में रिपोर्ट ऐसी रिपोर्टें भेजी जाए। ठीक है प्रत्येक प्रांत में 6 सदस्यीय प्रत्येक प्रांत में 6 सदस्यीय एक कार्यकारिणी परिषद होगी। कार्यकारी परिषद होगी। देखो आप ये विकेंद्रीकरण से भी संबंधित बात हो गई और इनमें इस परिषद में परिषद होगी। इस कार्यकारी परिषद में कम से कम 3 भारतीय होंगे। कम से कम कितने भारतीय होंगे, 3 भारतीय सदस्य होंगे। ठीक है आगे चले दूसरा सुझाव होगा। तीसरा देखें आप ये कह रहे हैं कि प्रांतों में प्रभावशाली विधायक परिषद स्थापित की जाएंगी। विधायी परिषद ठीक है इन परिषदों में 80% लोग निर्वाचित होंगे। जो भी व्यक्ति होंगे इन परिषदों में वो कैसे होंगे, निर्वाचित। ठीक है और निर्वाचित होने के अलावा अल्पसंख्यकों के लिए भी विशेष प्रतिनिधित्व होगा। अब देखो ऐसे में मुसलमानों को अलग से दी गई थी तो इन्होंने भी कह दिया कि भाई अलग से, लेकिन अलग से का गांधी क्या करेंगे, आगे विरोध करेंगे। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व होगा। यह आज भी हमारे पास जातिगत आधार पर ठीक है 80% निर्वाचित, अल्पसंख्यकों के अलग से प्रतिनिधित्व होगा और विशेषज्ञों को ही निर्वाचन होगा। देखो ये अपने आप में एक यूनिक बात है। विशेषज्ञ क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। हर किसी को हर प्रकार का दायित्व नहीं दिया जाएगा। जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष है उस व्यक्ति को वैसा ही कार्य दिया जाएगा। ठीक है एक और देखिए आगे वो कह रहे हैं कि प्रांतीय प्रशासन क्या होगा, विकेंद्रीकृत होगा। ये भी उनकी मांग थी और शब्दों में ही नहीं, कागजों में ही नहीं, हकीकत में भी उसे विकेंद्रीकृत किया जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है। आज हम इसकी बात करें, विकेंद्रीकृत ही है, स्वायत्ता दे रखी है हमारे यहाँ। ठीक है तो इस तरह के जो विचार हैं विकेंद्रीकृत करने का या विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं मिस्टर गोखले। इसकी वजह यही है सत्ता का एकीकरण या अधिकारों का एकीकरण राजनीति में या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है, या भारत जैसे विविधता वाले राष्ट्र में किसी भी तरह का एकीकरण राष्ट्र के लिए हानिकारक, नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार की मांगे रखी है।
एक और देखिए, उन्होंने कहा जो भारतीय हैं उन भारतीयों को सेना में कमीशन मिलना चाहिए। अब ये मांग ठीक है, उचित है उनकी, लेकिन अंग्रेज इसे देने के लिए तैयार है क्या, ऐसा सोचना पड़ेगा। भारतीयों को सेना में कमीशन प्रदान किया जाना है तो सरल किया जाए। ठीक है, सरल करने का एक तरीका क्या है कि ज्यादा अवसर मिले। व्यापक स्तर पर प्राप्त हो, कहने का मतलब सरलीकरण किया जाए और भारतीयों को वरीयता दी जाए। ये भी उनकी एक महत्वपूर्ण मांग है। देखो ये कोई बड़ी विशेष या कोई ऐसी चीजें नहीं मांग रहे जो डिफिकल्ट हो या बहुत ज्यादा संसाधनों की मांग कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा उसको प्राप्त करने के लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। सेना में भर्ती वो सामान्यतः भी करते हैं, लेकिन वहां वो यूरोपीय अधिकारियों को ज्यादा वरीयता देते हैं, जबकि उनका व्यय, उनके वेतन, उनके भत्ते या अन्य प्रकार के जो खर्च हैं वो भारतीय सैनिकों की तुलना में ज्यादा है। बस एक पॉइंट वहां जहां आता है, वहां उनकी जो वफादारी है वो वफादारी ब्रिटिश सत्ता के, ब्रिटिश सम्राट के प्रति मानी जाती है, जबकि भारतीयों में इस तरह का उन्हें एक रिस्क रहता है कि ये भारतीय मिलकर किसी प्रकार की कोई क्रांति हमारे विरुद्ध नहीं करते। वहां थोड़ा सा माइनस पॉइंट आ जाता है। गोखले उसको स्पष्ट भी नहीं कर पाते हैं कि क्योंकि भारतीय की स्वामी भक्ति 1857 में ब्रिटिश सत्ता के प्रति देखी जा चुकी थी, जबकि वहां भी कोई ऐसा रीजन नहीं था। वहां भी उन्होंने धार्मिक कारणों से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया था, उस हस्तक्षेप के फलस्वरूप वो क्रांति उत्पन्न हुई थी, अन्यथा तो प्रशासन शांति से चल ही रहा था। ठीक है, तो आगे चले। आगे उन्होंने कहा कि आंतरिक प्रशासन जो है प्रांतीय प्रशासन को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त किया जाए। किससे मुक्त किया जाए? केंद्रीय नियंत्रण से। अनावश्यक जो नियंत्रण है उस नियंत्रण से क्या कर दिया जाए? मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, इसके बदले में ब्रिटिश सरकार भारतीय जो प्रांत हैं उनसे राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त करने की बाध्यता रखे, उनको एक नियंत्रण के बदले में वित्त प्रदान किया जाए केंद्र सरकार को, या केंद्रीय जो केंद्र सरकार से यहाँ मेरा मतलब है ब्रिटिश सरकार। ठीक है, मुक्त किया जाए और इसके बदले में ब्रिटिश सत्ता जो है या ब्रिटिश सरकार जो है राजस्व का एक हिस्सा फिक्स नहीं किया गया, वो एक हिस्सा प्राप्त करे। यहां गोखले किस प्रकार के नियंत्रण से मुक्ति की बात कर रहे हैं? आर्थिक या प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण से मुक्ति की बात कर रहे हैं। वित्तीय नियंत्रण से मुक्ति, उस नियंत्रण की बात कर। ठीक है, तो बदले में क्या मिले उनको? राजस्व का एक हिस्सा मिलना चाहिए। आगे देखें, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल।
लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उस काउंसिल का भी नाम बदलकर भारत की विधानसभा रख देना चाहिए। नाम बदलकर भारत की विधानसभा। भारत क्या कहना चाहिए इसको? विधानसभा। ठीक है, क्या रखना चाहिए इसका नाम? भारत की विधानसभा। विधानसभा रख देना चाहिए। ये सुझाव है, ऐसा कुछ है नहीं पड़ा। ठीक है, क्या रख दिया जाए? भारत की विधानसभा। क्या रखा जाए? भारत की विधानसभा। अब लोकसभा तो कह नहीं सकते क्योंकि लोकसभा की जो हैसियत है वो वहां पर इंग्लैंड की संसद को है, यहाँ पर हम इसे भारत की विधानसभा की तरह। ठीक है, एक सुझाव उन्होंने और दिया कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, वायसराय की कार्यकारी परिषद, ठीक है, उस कार्यकारी परिषद में क्या कर देना चाहिए? परिवर्तन करना चाहिए और 6 सदस्य शामिल किए जाए। आगे किए गए, शामिल किए जाएं, जिनमें से 2 भारतीय हों। जिनमें से 2 सदस्य क्या हों? भारतीय हों। जिनमें से 2 सदस्य भारतीय। ये मुख्य वसीयतनामे की मुख्य बातें हैं, मुख्य सुझाव हैं जो मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। ठीक है, तो अब आप देखें इनको किस प्रकार के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण से भारतीय प्रांतों को क्या कर दिया जाए? मुक्त कर दिया जाए। इसके बदले में ब्रिटिश सत्ता एक राजस्व का एक हिस्सा क्या कर ले? प्राप्त कर ले, यानी वो भी संतुष्ट रहे और भारतीयों को भी संतुष्टि मिले। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उस काउंसिल का नाम बदलकर भारत की विधानसभा कर देने का भी गोखले ने क्या दिया? सुझाव दिया। उसके बाद वायसराय की कार्यकारी परिषद है जो कि सारे मामलों को देखती है भारत के, उसमें 6 सदस्यों को शामिल करें और उनमें से कम 2 सदस्य क्या हो? भारतीय हो। इस तरह हम देखते हैं कि गोखले के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है वसीयतनामा, उस वसीयतनामे के आधार पर हम कह सकते हैं कि गोखले का संवैधानिक संस्थाओं में या संवैधानिक ढांचों में अत्यधिक विश्वास था। उन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार की सशस्त्र क्रांति का समर्थन न करते हुए भारतीयों को संवैधानिक माध्यमों से परिवर्तन करने के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आज हम
हम जो हमारा जो चौथा जो टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं, वो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी या इंडिया। भारत सेवक संघ 1905, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि मिस्टर गोखले के द्वारा जो प्रयास किए गए उन प्रयासों का कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। कांग्रेस की स्थापना होने के 10 वर्षों के बावजूद भी 20 वर्षों की अवधि में भी कांग्रेस उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही थी जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए ये संस्था निर्माण की गई थी। कहीं ना कहीं इसमें कोई कमजोरी जरूर थी। इस कमजोरी को गोखले ने भापा और उनके अनुसार उन्होंने उसमें परिवर्तन करना चाहा। वो संभव नहीं हुए तो उन्होंने एक अलग एक सामाजिक संगठन की स्थापना की, जिस सामाजिक संगठन के द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों को सामाजिक उद्देश्यों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया। कहने का मतलब ये है कि राजनीति का आध्यात्मिकीकरण करने का जो प्रयास गोखले द्वारा शुरू किया गया उसका माध्यम बना भारत सेवक संघ। और इस सेवक संघ की स्थापना 12 जून 1905 को की गई थी। 12 जून 1905 मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, 12 या 20 जून दोनों से एक है फिक्स है। तो उस जून 1905 के दौरान इसकी संरचना की गई, इसकी स्थापना की गई। तो देखें गोखले द्वारा स्थापित एकमात्र संस्था है। तो पूर्णतः गोखले की संस्था कही जा सकती है, ठीक है। इसकी स्थापना जून 1905 में की गई। जून 1905 में की गई, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था, इस संस्था का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था भारतीयों में राजनीतिक जागृति प्रदान करना। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारतीयों में जो कमी थी वो थी राजनीतिक जागृति की, यानी अपने अधिकारों के प्रति भारतीय खुद भी जागरूक नहीं थे, या वो भी इतनी जागरूकता नहीं थी, या एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा राजनीतिक अधिकारों के प्रति किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं थी, या उनको प्राप्त करने की कोई ललक नहीं थी। वे अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार गुण थे, इस प्रकार व्यस्त थे कि उन्हें राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रवाद हो चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो उसकी भी चिंता नहीं थी, उसके भी प्रति कोई लगाव नहीं था इतना। क्योंकि 1857 की क्रांति की असफलता ने लोगों की मानसिकता को प्रभावित किया, पूरी तरह प्रभावित किया, और उनमें इतना साहस नहीं हुआ कि वो प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार से अंग्रेज सरकार या सत्ता का विरोध कर सके। इसका उद्देश्य देखें आप, इसके उद्देश्य को देखने के लिए हमें कांग्रेस के बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा, उसकी बात करेंगे। तो इसका उद्देश्य था देश सेवा के लिए समर्पित। मैंने क्या कहा, तिलक में इनमें यही समानता है, लेकिन बस दोनों के मार्ग अलग हैं, दोनों का तरीका अलग है। देश सेवा में समर्पित निष्ठावान व्यक्तियों के लिए निष्ठावान व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जिस वर्ग के द्वारा राष्ट्र हित को सर्वाधिक ऊपर रखा जाए।
और राष्ट्र का हित किससे जुड़ा हुआ था? जनता से। यानी ऐसा वर्ग जो जनता की उन्नति को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने या उसमें किसी तरह का विकास करने का माध्यम तैयार करे। तो यही हम कह रहे हैं कि उन्नति को क्या माने? सर्वोपरि माने। यानी एक तरह से जैसे इसके नाम में ही है भारत सेवक संघ, तो वो ऐसा संघ बनाना चाहते थे जो कि निम्न स्तर पर रहकर काम करे। ठीक है, तो जो जनता की उन्नति को सर्वोपरि महत्व दे, सबसे ऊपर है। और इसके लिए उन व्यक्तियों में वो क्या चाहते थे? त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना। तो इस प्रकार की भावनाओं को डेवलप करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, भारत सेवक संघ। और इस संगठन ने उद्देश्यों को पूरा करने में कहीं न कहीं काम किया, कारगर काम किया कहते हैं। अब देखो भारत में बहुत सारे संगठन रहे, जैसे रामकृष्ण परमहंस के याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा की गई, भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, या हम कहते हैं मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह, सबने अपने आधार पर अपने अपने संगठनों की स्थापना की है। लेकिन उनके उद्देश्य और उनके तरीकों को लेकर उनको अलग अलग या कार्य प्रणाली को लेकर उनमें विभाजन किया जा सकता है। तो आप देखिए इसमें जो कारण है, इस कारण को देखें। जो कांग्रेस थी उससे पहले, अब देखो कांग्रेस को लगभग कितने साल हो गए यहाँ पर? 20 साल। तो कांग्रेस 20 वर्षों में भी क्या नहीं कर पा रही है? जनता के राजनीतिक प्रशिक्षण और युवाओं को देश सेवा के लिए तैयार नहीं कर पाई। यानी कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय संगठन था, उस समय का सबसे बड़ा संगठन था, उस संगठन के द्वारा भी पूरे 20 वर्षों में जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। क्योंकि हमको पता है कि कांग्रेस तो उच्च मध्यम वर्ग की संस्था थी, तो जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सका। ठीक है, प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। यानी ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की क्या थी? असफलता। ठीक है, और न ही उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए या देश सेवा के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए तैयार नहीं किया गया। किसी भी तरह का प्रशासनिक अनुभव भारतीयों को नहीं दिया गया कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने पहली सरकार, अगर कहें मुख्य सरकार जो चली लंबे समय तक, 1935 के अधिनियम के बाद बने, उसके आधार पर बने। उससे पहले इस प्रकार का कोई अनुभव कांग्रेस को भी नहीं था। ठीक है, तो जबकि आप देख लीजिए 1885 से लेकर 1935 तक का समय बहुत बड़ा समय था, तो छोटा समय नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाई। ठीक है, अब देखें आगे चले। आध्यात्मिक ग्रंथ कैसे किया? 7 संकल्प लिए जाते थे जो कि सदस्य इस सोसाइटी का सदस्य बनना चाहता था। पहला संकल्प होता था उनका, देश को सर्वोपरि रखना। देश को क्या रखेंगे हम? सर्वोपरि रखेंगे।
पहले शब्द, ठीक है। व्यक्तिगत संपत्ति या लाभ के लिए काम नहीं करना, लाभ वह संपत्ति के लिए कार्य नहीं करते, संपत्ति के लिए कार्य नहीं करेंगे। दूसरा संकल्प, तीसरी बात कहते थे कि सभी भारतीयों को, सभी भारतीयों को भातृत्व भाव से देखेंगे, यानी जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। जातीय जो प्रभुता है या जाति के प्रति जो आपके भाव है, उच्चता का, उस भाव का प्रदर्शन आप यहाँ नहीं करेंगे। दूसरी बात, अपने और अपने परिवार के लिए, अपना और परिवार का जो गुजारा है वो इस सेवक समाज के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, भारतीय सेवक संघ के द्वारा वहन किया जाएगा, लेकिन वो उसी प्रकार से वहन किया जाएगा जिस प्रकार से सोसाइटी चाहती है। यानी अत्यधिक धन का उपयोग नहीं किया जाएगा, या उस धन के माध्यम से न्यूनतम संसाधनों के प्रयोग के द्वारा जीवन यापन किया जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो कह रहे हैं कि यह जो भी व्यक्ति होगा वह पवित्र जीवन जिएगा, पवित्र जीवन या दिनचर्या का पालन करेगा। अब ये पवित्र शब्द अपने आप में बहुत बड़ा भारी शब्द है। किसी प्रकार का कोई नशा या व्यसन आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, पवित्र जीवन जिएगा। उसके बाद आता है कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत झगड़े में नहीं पड़ेगा, व्यक्तिगत झगड़े में नहीं पड़ेगा। आगे चले, लास्ट जो है वो है कि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सोसाइटी के लक्ष्यों से अलग होंगे। भारत सेवक समाज सोसाइटी के उद्देश्यों से या उद्देश्यों को प्रभावित करने का कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये इनके 7 उद्देश्य हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहीं पर ये कार्य पूरा नहीं होता है। एक और देखें आप,
सोसाइटी में प्रवेश के बाद 5 वर्ष का विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होगा। सोसाइटी में प्रवेश के बाद 5 वर्ष का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। अबे विशेष का मतलब उस पर नजर रखी जाएगी कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ ये संकल्प समाप्त हुए। यहाँ पर सोसाइटी के जो दिनचर्या संबंधी जो प्रशिक्षण संबंधी जो कार्य वो समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं आगे जो इसकी जो मुख्य अवधारणाएं हैं या जिनके लिए इस सोसाइटी का विकास किया गया था या इस सोसाइटी के उद्देश्यों को लेकर काम करना प्रारंभ किया गया। ठीक है, उन उद्देश्यों को देखेंगे। जो सोसाइटी का जो संविधान है उस संविधान के जो मुख्य तत्व हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। पहला तो था मुख्य संविधान के सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत कहते हैं, ये सिद्धांत किसके माने जाएंगे? समाज जो सोसाइटी बनी उसके सिद्धांत, मुख्य जो सिद्धांत है उनकी बात करें। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत जो था वो था कि दलितों की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, दलित वर्ग की शिक्षा हेतु प्रयास किए जाएंगे, यानी दलितों को भी क्या दी जाएगी? शिक्षा, उसके लिए प्रयत्न किए जाएंगे। शिक्षा सबके लिए आवश्यक है, ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा की आवश्यकता सभी वर्गों को। दूसरा इन्होंने कहा कि देश के औद्योगिक विकास को लेकर प्रयत्न किए जाएंगे। देश के औद्योगिक विकास को लेकर प्रयत्न किए जाएंगे। देश के औद्योगिक विकास को लेकर ये सभी कह रहे हैं, तिलक हो चाहे गोखले हो चाहे कोई और अन्य व्यक्ति। क्योंकि ब्रिटेन की जो डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसके औद्योगिक विकास का भी हाथ माना जाता है। ठीक है, ये भी कह रहे हैं कि ब्रिटेन की तरह भारत के लिए भी औद्योगिक विकास पर बल दिया जाना आवश्यक है और इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। महिलाओं को शिक्षा, ठीक है, पिछड़े वर्गों को शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा।
एक तो पहली बात तो हमने कि सबको शिक्षा मिले, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो किसी अल्पसंख्यक वर्ग हो, उन्हें तो शिक्षा देंगे ही देंगे। औद्योगिक विकास के लिए भी प्रयास करेंगे और वैज्ञानिक शिक्षा दी जाएगी, औद्योगिक शिक्षा दी जाएगी, महिलाओं को भी शिक्षा मिलेगी। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये इसे राजनीतिक औद्योगिकीकरण इसलिए आध्यात्मिकीकरण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं भी धर्म से संबंधित बात नहीं हो रही है, सभी को नैतिक आधारों पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है इस संविधान के माध्यम से। भारत एक बहुत समुदायवादी राष्ट्र है, तो इसीलिए विभिन्न समुदायों के मध्य, ये हमने राजनीतिक विचारों में पढ़े थे, विभिन्न समुदायों के मध्य क्या किया जाएगा, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए जाएंगे और इन संबंधों के माध्यम से देश में धार्मिक राजनीतिक एकता की स्थापना की जाएगी। सद्भावना आधारित संबंध, धर्म के दृष्टिकोण मात्र से ही नहीं देखा जाएगा, धर्म से परे होकर भी लोगों के आपसी संबंधों को देखा जाएगा, यानी मानवतावादी संबंध। तो इन्हें हम प्रोत्साहित करेंगे। देखो ये हम तिलक के संदर्भ में पढ़ेंगे तो तिलक के संदर्भ में जो जो चीजें हैं उनको लिखना पड़ेगा, हालांकि हम खुद भी इन पर ज्यादा रचना कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हम भी इतनी क्रिएटिविटी रखते हैं कि आप भी विकसित कर सकते हैं, लेकिन तिलक ने गोखले ने किस तरीके से, समझ आएंगे, गोखले की बात करें तो गोखले किस तरह से इन संबंधों को प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं, या वो भारतीय राजनीति का आध्यात्मिकीकरण किस तरह से करना चाह रहे हैं। ठीक है, और है संविधान को लेकर, तो इनका एक सुझाव है कि राजनीतिक, जैसे इन्होंने कहा, राजनीतिकीकरण या राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो राजनीतिक प्रशिक्षण कांग्रेस देने में असफल रही है वो राजनीतिक प्रशिक्षण देना ये चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक महत्व के जो प्रश्न होंगे, सार्वजनिक महत्व के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर भी तर्क वितर्क किया जाएगा, खुली चर्चा की जाएगी, राजनीतिक शिक्षा दी जाएगी, आंदोलन को संगठित करना सिखाया जाएगा, और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा। राजनीतिक शिक्षा बहुत जरूरी थी उन परिस्थितियों में, भारतीयों को इसका कोई अनुभव नहीं था। ठीक है, आंदोलन खड़ा करना और आंदोलन को संगठित रखना ये भी आवश्यक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता था। ठीक है, इसके अलावा जो बात थी वो थी सर्वांगीण विकास को लेकर कार्य करना, सर्वांगीण विकास पर आधारित कार्य करना। भारतीयों के लिए या भारतीयों के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा है, और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने, मैंने कहा कि उन्हें शिक्षा दी जा रही थी, रोजगार का प्रबंध किया जाना था, और उस रोजगार के प्रबंधन के अलावा भारतीयों को किस तरह से ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत वर्गीकृत कर उनको एक लक्ष्य दिया जाए, राष्ट्रीय आंदोलन। अंतिम लेकिन सबसे कठिन, जनता में विचारों, पहली बात परिवर्तन लाना है, किससे, विचारों से। दूसरी जो कठोर बात थी वो था स्वयं के उदाहरण से। एग्जाम्पल किसका दें आप, यानी आप अपना आचरण इस तरह से करें या अपने विचार इस तरह से विकसित करें कि वो लोगों में मातृभूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति सजग हो जाए। कार्य करने के लिए तैयार हो।
ये कुछ संविधान में घोषित किए गए जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयत्न समझ लीजिए, या उन प्रयत्नों के माध्यम से राजनीति का आध्यात्मिककरण करना समझ लीजिए। क्योंकि ये जो भी प्रयत्न है, ये प्रयत्न कहीं भी दबाव पर आधारित नहीं है, राजनीति से प्रेरित नहीं है। तो अब इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमें अपना कार्य करना होगा। हमें ध्यान में रखना होगा कि भारत सेवक संघ देहरादून सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 के दिए थे, या वो माध्यम जिसके द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीति के मूल उद्देश्य से लोगों का ध्यान हटाकर राजनीति की स्वच्छता कह दें या राजनीति में एक प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। पूरी राजनीति की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, जो कि कांग्रेस में की जा रही थी। कांग्रेस को भी आरोप लगे, कांग्रेस पर भी आज भी लगते ही रहते हैं कांग्रेस पर आरोप, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उस समय जो आरोप लगते थे वो लगते थे ब्रिटिश सत्ता के पक्ष में होने और नहीं होने के। आज के आरोप कहीं ना कहीं परिवारवाद से संबंधित है, तो हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। ये पूरा आज आपका यहाँ पर मिस्टर तिलक समाप्त होते हैं। अब जो तुलना है या जो योगदान है उसका प्रश्न आ जाए तो आप अपने आधार पर कर सकते हैं। राष्ट्रवादी थे, समाज सुधारक थे, शैक्षिक सुधारक थे, आर्थिक सुधारक थे, विभिन्न संस्थाओं का अनुभव था उन्हें, अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहते थे भारतीयों की मानसिकता का। इन बिंदुओं के प्रारंभिक पृष्ठभूमि से लेकर प्रारंभ करेंगे और उनकी मृत्यु तक जो उन्होंने योगदान दिया है उसकी जब चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये विषय में आप में परिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप शामिल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया इन आयोगों को शामिल कर सकते हैं, आर्थिक जो सुधार है उनके कुछ बिंदु ले सकते हैं, राजनीतिक जो विचार हैं उनके कुछ बिंदु ले सकते हैं, शिक्षा संबंधी जो व्यवस्थाएं इन्होंने या सुझाव जो इन्होंने दिए हैं उन सुझावों को शामिल करते हुए एक अच्छा प्रश्न तैयार हो सकता है इनके मूल्यांकन या योगदान को लेकर। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर हम चाहेंगे तो तिलक की जो तुलना है वो हमने उसमें कर ली, तो उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विषय अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब हम अगला जो बिंदु है वो देखेंगे। सेकेंड यूनिट में हमारे 3 लेक्चर्स हो गए हैं, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। अब विवेकानंद और दयानंद सरस्वती 2 हैं सेकेंड यूनिट में, उनमें से हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन वीडियो चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को आप तैयार करें।